जी जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर हाँ अजीत कुमार। जी जी जी, अध्यक्ष है आप इतिहास विभाग के। ठीक है सर। जी ओके। जी हाँ। BRA बिहार विश्वविद्यालय। ओके सर। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाने में वैसे तो समस्त देशवासियों ने अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ बिहार के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की, जिसका श्रेय एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे किसान को जाता है जो अपना सर्वस्व इस आंदोलन में न्यौछावर कर दिया और उसने प्रण लिया कि बिहार के हजारों लोगों या रैयतों पर से नील के कलंक को धो देने का। और उनके विषय में गांधी जी ने खुद कहा था कि एक अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। कहा जाता है, भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं, इसलिए वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तुम चाहोगे। किस्सा सुनते हो रोज औरों की, किस्सा सुनते हो रोज औरों की, मेरी भी दास्तां सुनो आज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक किसान की, एक जिद्दी दृढ़ आत्मशक्ति वाले इंसान जो पेशे से तो किसान थे, पर अपने साथ साथ आसपास के सभी किसानों के दर्द को महसूस करते थे और उनके शोषण को रोकने के लिए गांधी जी को चंपारण लाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, जिनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल, जिनकी आज 23 अगस्त को हम जन्म जयंती मना रहे हैं। 145वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से मैं कोटिस नमन करती हूँ। पंडित राजकुमार शुक्ल को संत कहा जाता था किसानों का। इस विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं प्रोफेसर अजीत कुमार, अध्यक्ष हैं इतिहास विभाग के, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आज पंडित राजकुमार शुक्ल जी के 145वीं जन्म जयंती पर आज बिहार उन्हें कोटिस नमन कर रहा है। पूरे देश में भी चर्चा हो रही है, विदेशों तक भी कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ा और समझा जा रहा है कि उनकी लगन, उनकी तपस्या, उनकी दृढ़ता, दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसी थी कि एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी कैसे किसी आंदोलन तक को की नींव रखने की ताकत रखता है। इन सब विषयों पे सर मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अजीत सर, राजकुमार शुक्ल नहीं होते तो क्या चंपारण सत्याग्रह भी शायद नहीं होता। शुक्ल जी और चंपारण सत्याग्रह एक दूसरे के पर्याय हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस चैनल को कि आप रोज किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज आपने पंडित राजकुमार शुक्ल पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य मैं नहीं जानता, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी को चुन लिया। मैंने पहले ही कहा था कि जब इसका निमंत्रण आया था, मैंने शुरू में ही कहा था कि आप राजकुमार शुक्ल जी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, इसलिए कि एक हमारे यहाँ परिपाटी हो गई है
कि अगर कोई बढ़िया काम करता है, अच्छा काम करता है, कोई ऐतिहासिक कदम उसके द्वारा उठाए जाते हैं, हम उसका महिमा मंडन तो करते हैं, लेकिन उस महिमा मंडन के क्रम में अचानक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस कदर बदल दिया जाता है कि हम उसमें किसी भी तरह का कोई नकारात्मक पक्ष देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं और इसीलिए जब हम गांधी की मीमांसा कर सकते हैं, गांधी की समीक्षा कर सकते हैं, नेहरू की समीक्षा कर सकते हैं, हम भगवान बुद्ध के भी नियमों के बारे में एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरा यही दृष्टिकोण राजकुमार शुक्ला जी के बारे में भी होगा। आपने एक प्रश्न किया कि अगर राजकुमार शुक्ल जी नहीं होते तो क्या चंपारण में आंदोलन नहीं होता। जी। मैं ये मानता हूं, हालांकि इतिहास में ये कहा जाता है कि आप इतिहास से क्या सीखते हैं, तो हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन इसके कंट्रेरी एक दूसरी बात और भी कही जाती है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। चंपारण में, बिहार में राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई, वो एक दिन में नहीं तैयार हुई थी, उसमें एक लंबा वक्त लगा था। और अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो आपको लगेगा कि शुरुआत जैसे हुई कि नरमपंथी कांग्रेस बना, फिर वो थोड़ा गर्म बना, फिर एक उग्रवादी दल आया, उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो क्रांतिकारी हुए, और सारे अध्यायों को समाप्त करते करते एक ऐसा चरण भी आया जब लोगों को लगने लगा कि न तो झुकने से काम चलेगा, न सीना तानने से काम चलेगा, न हिंसा से काम चलेगा। काम तभी होगा जब मिल बैठकर एक दूसरे के भरोसे को हासिल करते हुए हम निदान का रास्ता निकालेंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण होता है, लगभग वही इतिहास दोहराया जाता है बिहार में, जहां पर आंदोलन के वो तमाम चरण एक तरह से समाप्त हो चुके थे। मैं आपको बता दूं कि राजकुमार शुक्ल ने जिस रैयतों और किसानों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, और उसके लिए उन्होंने समाज के तमाम वैसे लोगों को जो कि नील्हे बगान मालिकों के खिलाफ आंदोलनरत थे, उनको इकट्ठा किया। तो ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था। आपको मैं बता दूं कि 1907-8 मैं जानना चाह रही थी। 1907-8 में जी, मतलब इतने पहले से ये शोषण के खिलाफ सुगबुगाहट थी। शोषण के खिलाफ सुगबुगाहट इसलिए थी, अगर आप पूरे परिदृश्य को देखिएगा चंपारण के, तब आपको बात समझ में आएगी कि राजकुमार शुक्ल जैसा नेतृत्व कैसे उभर के सामने आता है। राजकुमार शुक्ल रातों रात नहीं आए थे, वो आंदोलनकारी भी नहीं थे, वो आंदोलनकारी भी नहीं थे। इलाहाबाद के एक बहुत बड़े भूधारी के वो मैनेजर हुआ करते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने हथुआ राज में भी, स्टेट में भी काम किया था, और उस समय उनकी माली स्थिति इतनी जबरदस्त थी, इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने खुद के इकरारनामे में कहा है कि उनके पास 60 गाय और 300 बैल और इस तरह से चीजें थी। 2 गांव में उनकी जमीन थी, मकान था, सब कुछ था। उस जमाने में 4000 रुपए को वो सूद पर लगाते थे। उस 4000 रुपए को अगर आज आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आज के मार्केट रेट से वो लगभग 5.5 लाख रुपया हो रहा है। तो उस जमाने में आज की कीमत से वो करीब 5.5 लाख रुपए को सूद पे चला रहे थे। यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी, खेती उनके पास थी, जमीन का कोई उनके पास अभाव नहीं था, उनके पास नौकरी भी थी, पशुधन भी था। लेकिन इन सबों के होते हुए वो कुल मिलाकर आप जो बता रहे हैं जी सर, बहुत वो तकलीफ नहीं थी उनके पास, और जमींदार रहे बहुत। जी,
जमींदार, देखिए जमींदार, मैं खुद चंपारण से जुड़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ जमींदार उसको कहा जाता है जो जमींदारी का लाभ उठावे या उसका उपभोग करे। जो बहुत बड़े जमींदार उस जमाने में हुआ करते थे, उनको तो अपने कोठी से, अपने हवेली से, अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं होती थी। जो छोटे जमींदार थे, एक्चुअली पूरी सत्ता उनके हाथ में होती थी। पूरे गांव का जो ताना बाना था, उसको वो अपने ढंग से नियंत्रित करते थे। कहने का मतलब कि राजकुमार शुक्ल को आप देखते हैं 1916-17 में, मैं उनको देखता हूं 1907 से ही। आप 7-8 में ही देखिएगा कि जो नील्हे कोठी वाले हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश पैदा होना शुरू हो गया था। और एक दो नहीं, कई कोठियों में, कोठी का अर्थ होता था फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब कि जो यूरोपियनों को लीज पर जमींदारियां मिली हुई थी और वहां पर वो जो अपना एक एस्टेब्लिशमेंट तैयार करते थे जहां नील की प्रोसेसिंग होती थी, वो फैक्ट्री कहलाती थी और वही कोठी भी कहलाती थी। तो ऐसे कई कोठियों में विरोध शुरू हो चुका था और विरोध इतना जबरदस्त था कि आप इसका आकलन इसी से लगा सकते हैं कि 1907 में 13 फरवरी को ब्रोमफील्ड की मोतिहारी में इतनी जबरदस्त पिटाई हुई कि वो लगभग मर चुका था। लोगों ने, ये जो रैयत थे, किसान थे छोटे, उन्होंने उसको मरा हुआ समझ के छोड़ दिया था। इसी तरह की एक घटना, मेरी आवाज नहीं जा रही है, इसी तरह की एक घटना और भी पहले हो चुकी थी, जिसमें कुछ रैयतों ने इनकार कर दिया था तेल्हारा फैक्ट्री में, और उन्होंने वहां के मैनेजर को एक तरह से मार डाला था। तो हत्या तक हो चुकी थी, लूटपाट हो चुका था। अब ये सारी चीजें कैसे हुई, और उसमें जो उस समय के नेता थे, जो किसानों के नेता थे, उनकी उसमें कितनी भागीदारी थी, वो देखना ज्यादा जरूरी है। राजकुमार शुक्ल तो आते हैं, एक उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था जहां पर वो चाह रहे थे कि बिना हिंसा के राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए चंपारण के किसानों को अंग्रेजों के जुल्म से निजात दिलाई जाए। लेकिन इसके पहले की जो घटनाएं 7-8 में हो चुकी थी, उसमें जो उस समय के नेता थे, साठी आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। साठी आंदोलन में शेख गुलाब थे, और उन्होंने एक तरह से एक प्रण ले रखा था कि चंपारण से नील्हे कोठी वालों को भगा देना है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा वो जो योजनाकार था, वो था बेतिया का एक मारवाड़ी, राधोमल है ना, वो सारे वो सारी तैयारी वो कर रहे थे। और राधोमल ने 1908 में जब विजयदशमी का मेला लगने वाला था बेतिया में, उस समय एक बैठक में, एक मीटिंग में उसने कहा था कि अगर कोई कोठी का एम्प्लॉय आता है तो उसकी पिटाई करो, अगर कोई साहब आते हैं तो उसको मारो, नील की खेती नहीं करो। तो ये समझना है कि राजकुमार शुक्ल जब आए थे, उसके पहले की स्थिति चंपारण की बहुत विस्फोटक थी। कहीं भी राजकुमार शुक्ला ने हिंसा की बात नहीं की, वो तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि तिनकठिया व्यवस्था और अबवाब सिस्टम, इसके कारण किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी
उसमें उनको राहत मिले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस समय गांधी आते हैं उसके पहले बहुत सारी जो उस तरह की परेशानियां थी वो खत्म हो चुकी थी। पहले तो ये था कि 20 कट्ठा में आपको 5 कट्ठा खेती करनी है, उसको पचकठिया कहा जाता था। बाद में उसको कम कर दिया गया, बाद में वो 3 खटिया हो गया। और जब 7-8 में वो साठी का विद्रोह हो जाता है, उसके बाद बजाता एक कमेटी गठित की जाती है, गोडले कमेटी, और उसको कहा जाता है कि चंपारण में जो डिस्प्यूट है उसको देखते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए बीच का रास्ता निकाला जाए। और बीच का रास्ता निकल भी रहा था। इस बीच में राजकुमार शुक्ल जैसा आदमी, जिसके बारे में कहा जाता है कि गांधी ने भी कहा था कि बिल्कुल एक साधारण सा आदमी, लेकिन उसने मेरे मन को मोह लिया। तो प्रश्न ये उठता है कि उस राजकुमार शुक्ल ने क्या देखा, उस राजकुमार शुक्ल ने क्या देखा जिसके कारण एक ऐसा आंदोलन, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने आंदोलन खड़ा नहीं किया, उसकी पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार कर दी, जिसने पूरे हिंदुस्तान के बिल्कुल जमीन तैयार की, पृष्ठभूमि तैयार की, जहां से गांधी ने एक ऐसे नए प्रयोग को अमली जामा पहनाया जो उस समय के हिंदुस्तान की जरूरत थी। क्योंकि 16 तक जब आए थे, और आपने देखा होगा कि गांधी जब आए तो उनको गोखले ने कहा था कि पहले आप घूमो, देखो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, उसको परखो, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका नहीं है, यह हिंदुस्तान है। और यहाँ की जमीनी हकीकत को जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक हम कोई रास्ता नहीं निकाल सकेंगे। और उसी क्रम में वो घूम रहे थे। अब सच्चाई ये है कि राजकुमार शुक्ल, मैं तो आज भी कहता हूं मैं इतिहास का हूं, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि राजकुमार शुक्ल पर कभी कोई काम ही नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ कि हम राजकुमार शुक्ल को जिस ऊंचाई पर बिठाना चाहते हैं, हमने देखा है कि इतिहास के पन्नों में वो 1917 के बाद अचानक गायब हो जाते हैं। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक नहीं निकल पाया है। क्यों गायब हो गए? गांधी तो उनको पहले से भी जानते थे। पूरा चंपारण आंदोलन उनके नाम पर वो एक तरह से कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में या बिहार में जो राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, उस पूरी धारा से राजकुमार शुक्ल को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अभी तक कोई गहन चिंतन नहीं हुआ है। और इसीलिए हम लोग जो कुछ भी जानते हैं, एक गूढ़ ये बात है जिसका मैं चाहूंगी कि सर आप बताएं। जी सर। नहीं तो देखिए, उसका कारण ये है ना कि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जिसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उसके बारे में हमारी एक ऐसी धारणा बन जाती है कि अगर उसके बारे में सब कुछ उस धारणा के अनुरूप नहीं निकला तो फिर हम ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उसकी इतिहास के पन्नों में कोई विशेष महत्ता थी, प्रभाव था। मैं ये कहता हूं कि आज भी इस मुद्दे पर आपको जानकारी होगी कि चंपारण आने के बाद गांधी से फिर कभी उनकी उस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। एक बार बहुत बाद के समय में वो वर्धा गए थे, साबरमती गए थे, और वहां पर लंबे इंतजार के बाद, शायद 3 दिनों के इंतजार के बाद, हालांकि उनको देखने के बाद कस्तूरबा रोने लगी थी और उनको तो वो पुत्रवत मानती थी, लेकिन जब गांधी आए तो गांधी ने बहुत नोटिस नहीं किया। और इस बात का राजकुमार शुक्ल को भीतर से मलाल रहा। फिर यह राजनीति ऐसी रही कि जिस आदमी के बारे में मैं अभी आपको कह रहा हूं कि उनके पास 60 गाय और 200 बुफेलो और क्या क्या सब कुछ था, उस आदमी की स्थिति ये रही कि उसके घर के जो खप्पड़ तक थे उसको उखाड़ दिया गया। उसके पास
3 गाय और 6 बैल रह गए थे। उसकी सारी खेती बाड़ी वो बाद में ध्वस्त हो गई, कम हो गई। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर हो गई। अंत में स्थिति यह आई कि उनके दामाद को एक अंग्रेजी पदाधिकारी ने यह कहा कि अब आपका जीवन बसर कैसे होगा राजकुमार शुक्ल जी का, तो उन्होंने उसको पुलिस की नौकरी दिला दी थी। कहने का मतलब कि जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी संपत्ति इस आंदोलन में लगा दी, उसका फलाफल उसको क्या मिला? और उसको तो नहीं ही मिला, उसके मरने के बाद भी उनके पूरे कामों का जो समाज के सामने चित्रण होना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भैरव लाल जी हैं, उनको छोड़ के अभी तक किसी ने काम नहीं किया। और भैरव लाल जी का काम सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भैरव लाल जी कैथी लिपि के एक्सपर्ट हैं। और कहीं से उनको जब राजकुमार शुक्ल की डायरी मिली जो कैथी में लिखी हुई थी, उस कैथी में लिखी हुई डायरी के रूपांतरण या उसके भाषांतरण करने के क्रम में बहुत सारी चीजें जो उनके सामने आई, उसी को उन्होंने रखा और गांधी के चंपारण की सृजन यात्रा करके उन्होंने एक किताब निकाली जिसमें राजकुमार शुक्ला वगैरह के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो मेरा यह कहना है कि राजकुमार शुक्ल का व्यक्तित्व और उनका जो काम है वो एक व्यक्ति विशेष के अध्ययन का विषय नहीं है। उसको हमको ये देखना होगा कि राजनीतिक आंदोलनों की तैयारी में कैसे एक आम आदमी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए समकालीन परिस्थितियों में समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करते हुए बड़ी से बड़ी सत्ता से वो टकरा जाता है, और सिर्फ टकराता ही नहीं है, उसको झुकने पर बाध्य करता है। तो राजकुमार शुक्ल एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिस पर अभी जानना, समझना, पढ़ना बाकी है। इसको हम लोग को अभी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, ये एक सवाल ये भी उठता है सर जहन में, शुक्ल जी, पंडित राजकुमार शुक्ल किसानों के लिए संत के समान थे, ये कहा जाता है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, वो संत नहीं थे। संत अगर उनको आप में मानिएगा तो वो उसी तरह के संत थे जैसे हमारे मोदी जी और जोगी जी हैं। संत वो ऐसे नहीं थे को विनोबा भावे की तरह कि एक शरीर पर वस्त्र धारण कर लिया और अपना सर्वस्व छोड़ के समाज के कल्याण में निकल गए। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, हालांकि मेरे लेखनी पर कुछ ऐसे लोगों को आपत्ति भी हो सकती है जो अपने स्तुत्य किसी भी वैसे व्यक्ति के बारे में नकारात्मक कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं राजकुमार शुक्ल जी को विशुद्ध एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर देखता हूं, राजनीतिक नेता के तौर पर देखता हूं। संत की उपाधि आप उनको दे सकती हैं उनके वेशभूषा को देखकर, लेकिन उनका जो सर काम मेरा यहाँ पे सवाल ये था सर, मेरे कहने का तो ऐसा कहा जाता है कि संत के समान थे क्योंकि उन्होंने जो अपनी जो जागीर थी, जो खेती बाड़ी थी, जो जमीन जायदाद थे, सब कुछ आंदोलन में झोंक दिया था। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इस आंदोलन में वो आए ही थे इसलिए क्योंकि जो व्यवस्था शुरू हुई थी अंग्रेजों के आने के बाद, और वो व्यवस्था क्या थी, अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप लोग को जानना लेना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक राजकुमार शुक्ल के चरित्र को आप नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल बताएं। चंपारण, जिस समय राजकुमार शुक्ल का उद्भव होता है उस समय चंपारण लगभग 2846 गांवों का एक समूह था जिसमें तीन बड़ी जमींदारियां थी। उसमें एक था बेतिया राज, दूसरा था रामनगर और तीसरा था शायद वो एक तीसरा और था, मैं जिसका नाम अभी स्मरण नहीं है,
नहीं नहीं, बेतिया नहीं, वो तुर्कोलिया तो नहीं ही था। नहीं, बेतिया नहीं, मधुबन, मधुबन, सॉरी, मधुबन मधुबन। स्टेट, मधुबन स्टेट, बेतिया और रामनगर। अब ये जो तीनों स्टेट थे, हम आपको लेके चलते हैं 1857 के पहले की स्थिति में, जब बिहार की दीवानी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, तो उन्होंने पुरानी व्यवस्था को ज्यों का त्यों रखा। सिर्फ व्यवस्था यह कर दी कि आप जो राजस्व मुगल बादशाह को दे रहे थे या बंगाल के नवाब को दे रहे थे, अब बंगाल के नवाब को नहीं देके आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। उन्होंने जो रेवेन्यू तय किया था उसकी राशि इतनी अधिक थी कि बेतिया, रामनगर और मधुबन स्टेट चाहकर भी सही समय पर वो राजस्व नहीं दे पा रहा था। उनकी एक परेशानी थी। बाद में 1888-89 के लगभग जब ये यूरोपीय बगान मालिक आते हैं और नील की खेती करने के लिए, आपको मालूम होगा कि उस समय नील की पैदाइश होती थी, नील तैयार होता था कपड़ा रंगने के लिए, और पूरी दुनिया में इसकी खपत थी। तो नील की खेती के लिए जब यूरोपीय बगान मालिक आए तो उनको जमीन की जरूरत थी। चंपारण की जमीन नील की खेती के लिए सबसे उपयुक्त थी। अब उनको ये जमीन मिलती कहां से? उन्होंने बात की बेतिया राज से, रामनगर राज से, और उनको भी लगा कि उन्होंने जिन बड़े जमींदारों को जमीन दे रखा है और उनसे वो वसूली करते हैं राजस्व की और फिर उसको जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं या बाद में जो ब्रिटिश राज के अंतर्गत व्यवस्था हुई उसको देते हैं, तब उन्हें ऐसा लगा कि जो देसी जमींदार हैं उनको देने से बेहतर है कि ये जमीन यूरोपीय जो बगान मालिक हैं उनको दे दी जाए। और स्थिति यह रही कि 1895 तक आते आते लगभग 46% जो लैंड था चंपारण का वो यूरोपीय बगान मालिकों को दे दिया गया। अब ये जो यूरोपीय बगान मालिक आए तो 2-3 व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसको पहले समझ लीजिए। कि पहला परिवर्तन ये कि जो पहले से एस्टेब्लिश्ड बड़े जमींदार थे, अचानक उनकी जमींदारी निकल गई। वो जो राजस्व वसूला करते थे, जो मालिक थे अपने इलाके के, अचानक उनकी मिल्कियत समाप्त हो गई। अब ये मिल्कियत ट्रांसफर हो गई जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उनके पास। दूसरी परिस्थिति ये हुई कि पैसा आना बंद हो गया। जब पैसा आना बंद हो गया तो उनको अब एम्प्लॉय नहीं रखना था, उनके एम्प्लॉयज चले गए फैक्ट्रियों में। और बाद में स्थिति यहां तक आ गई कि जो बड़े बड़े जमींदार थे चंपारण के, उन्होंने फैक्ट्रियों में जाकर नौकरी करनी शुरू कर दी। खुद राजकुमार शुक्ल ने भी एक फैक्ट्री में काम किया था, हथुआ फैक्ट्री में काम किया था। और वहां पर जब वजन ईंट की खेती के समय जो वजन का कुछ हेर फेर हो रहा था, उसमें उनको अपमानित करके वहां के अंग्रेज हाकिमों निकाल दिया था। वो चले आए, एक रिएक्शन वहां था। जब वो घर पे आए तो यहाँ स्थिति ये थी कि जमीन पर पचकठिया व्यवस्था लागू कर दी गई। दूसरी चीज कि पहले भी अबवाब सिस्टम था। अंग्रेजों के आने के पहले, नील्हे कोठी वालों के आने के पहले भी अबवाब सिस्टम था। 42 तरह के अबवाब थे, लेकिन इसकी वसूली इसलिए नहीं हो पा रही थी कि व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। अंग्रेज कोठी वालों को जो ही जमीन मिली तो उन्होंने ये देखना शुरू किया कि हमारे रेवेन्यू जनरेशन का स्रोत कौन कौन सा है। और जब उनको ये पता चला कि अबवाब भी एक है, तब उन्होंने उसकी वसूली भी शुरू कर दी। कहने का अर्थ है कि जो भी वहां के एस्टेब्लिश्ड बड़े अभिजात वर्गीय बड़े जमींदार थे, उनकी जमीन गई, क्योंकि 5 कट्ठा तो निकल गया था उनका। उनके जो एम्प्लॉयज थे वो उनके हाथ से निकल गए। कल तक जो एम्प्लॉयज को रखते थे, अब वो खुद एम्प्लॉय बनने की स्थिति में आ गए। और जिन लोगों को हाँ बोलिए सर, एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है, माफी चाहूंगी कि एक यहाँ पे ये पढ़े लिखे कितने थे? वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ,
नहीं, पढ़े लिखे नहीं, ये बात सही है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और आपने हाँ, शुरू में लेकिन ही फिर भी कहा कि इतना नहीं, आप गांधी जी सुनिए ने सुनिए, कहा। आप हाँ, गांधी जी ने कहा और उसी को आपने भी रिपीट किया। मान लीजिए गांधी जी ने कहा, आपने उसमें संशोधन कर दिया रहता तो मैं समझता कि वो मैं आपकी सोच है, लेकिन आप भी उसको आपसे मान रही हैं। नहीं, नहीं, हाँ, एक वो शब्द था, लेकिन मैं आपसे ठीक जानना है। चाह रही हूँ। जी। देखिए, आज आज भी स्थिति यह है कि मैं तो एमए मेरा पास लोगों सर, को भी मेरा कई बार मेरा मानता हूं एक कि एक वो सेकंड। साक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे होना, नहीं थे, ज्ञानवान होना। लेकिन उनमें जी इतना ज्ञान था, ज्ञानी व्यक्ति थे वो, मेरा ये मानना है खुद का। जी जी, नहीं, उनको कैथी लिपि का अच्छा ज्ञान था। हम्म, उन्होंने डायरी हम्म, लिखी है। इसका मतलब है हम्म। कि बातों को समझना वो और उसको अनपढ़ लिपिबद्ध करना अनपढ़ उनको नहीं आता थे, था। वो पढ़े लिखे अनपढ़ थे, नहीं थे, उनको अनपढ़ पढ़े कहना लिखे थे, समझ। उनके लिए सही नहीं है। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। डिग्री, वो डिग्रीधारी नहीं थे, वो डिग्रीधारी हम्म, नहीं थे, समझदार हम्म। थे। और समय और व्यवस्था दोनों को वो समझ रहे थे। अच्छी उनके तरह बारे में समझते दूसरी थे। आपको इतना अगर नहीं जी। समझते तो वो हम्म। अकेले एलिमेंट थे। राजकुमार शुक्ल क्या थे, इसको और इसका बेहतर इसका समझने के लिए मतलब आप सर, समझ लीजिए। परिचय चर्चा तो हम मैं आप आपसे मैं अच्छी बातें समझ रही हूँ सर। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके बारे में तो ये कहना भी उचित नहीं था। मैंने उनकी बात मेंशन जरूर की है, लेकिन मेरा ये हम्म। मत है कि अगर आप कोई पढ़ा लिखा या डिग्रीधारी नहीं है तो उसे इतनी समझ नहीं है या वो ज्ञानी नहीं है, इसकी तुलनात्मकता इससे नहीं प्रमाणित देखिए, होती है। जी सर। मैं तो कहता हूं ना कि आज बहुत बड़े बड़े आचार्य भी तुलसी को पढ़ते और हम्म। पढ़ाते हैं, कबीर को जी पढ़ते और बिल्कुल, पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं सूरदास को बिल्कुल। पढ़ते और पढ़ाते हैं। तुलसी, हम्म, कबीर और सूर के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन जो हम्म, दिव्य दृष्टि उनके पास थी वो तो हम्म। आज हमारे पास भी नहीं है। किसी तो कहने का बिल्कुल। मतलब कि जो भीतर से ज्ञान उपजता है वो जो डिग्री का नैसर्गिक होता मोहताज है। नहीं होता है। जी, तो हम्म। वो ज्ञान राजकुमार शुक्ल में था। और वो था। कितने बड़े ज्ञानी थे, इसको मैं इतने ही से समझा दूं कि चंपारण के जितने भी बड़े जमींदार थे और जितने भी बड़े साहूकार थे, मारवाड़ी से लेकर साव तक, इन तमाम लोगों के केस जी। राजकुमार शुक्ल दरभंगा तक ले जाते थे और उस केस को लेके वो हम्म, कलकत्ता तक जाते थे। यानी हम्म। कि बहुत पेचीदे केस में भी जब जमींदारों की समझदारी काम नहीं करती थी, बड़े जी व्यापारियों की समझदारी काम नहीं करती थी और लोग फंस बिल्कुल। जाते थे, तो उस केस को राजकुमार शुक्ला लेके जाते थे बड़े वकीलों के पास। मतलब ब्रजकिशोर इनकी बाबू से तो उनकी उनका संपर्क उनकी हुआ। हाँ, उनकी समझ और इतनी बुद्धिता थी कि वो पकड़ रखते थे जी, इस तरह के नहीं, मामलों को निपटाने में। जी। हाँ, नहीं, वो सबसे बड़ी चीज है कि उनका हम्म। जनसंपर्क कितना जबरदस्त था कि जनसंपर्क एक और किसान, प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल थे एक वो, मतलब एक किस तरह एक से एक हैंडल किया जा सके। एक ऐसा आदमी जो साधारण कुर्ता धोती पहने हुए और चमरुआ जूता, और वो बड़े जी जमींदारों से भी मिल रहा है, बड़े जी साहूकारों जी से भी मिल रहा है और जाके बड़े बड़े वकीलों से भी मिल रहा है। जी। ब्रजकिशोर बाबू से उनका जो संपर्क हुआ था हाँ, उसी केस बिल्कुल को बिल्कुल। लेके हुआ, और इसी जी जी। केस को लेके वो दरभंगा से लेके मुजफ्फरपुर से लेके कलकत्ता तक की यात्रा किया करते थे। कहने का मतलब कि एक तरह से वो सूत्रधार थे। जो सूत्रधार थे। सामाजिक एक इंजीनियरिंग थी उस समय की, हम्म। आंदोलन की, उसके वो बहुत प्रमुख और प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं कि पूरी व्यवस्था को समझते हुए वकीलों, साहूकारों, जमींदारों और जो बड़े आंदोलनकारी थे उसके साथ वो एक साथ संपर्क स्थापित करके चल रहे थे। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जिसको मान के चलते हैं कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, और गांधी ने जिसके बारे में जी। कहा कि मैं तो उनको देख के शुरू में बहुत प्रभावित नहीं हुआ, और सही बात है कि वो शुरू में प्रभावित नहीं हुए। दूसरी चीज कि बहुत लोगों के दिमाग में ये एक मिसकंसेप्शन है कि राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी को बुलाने। मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं कि लखनऊ में राजकुमार शुक्ल तो गांधी के बारे में बहुत परिचित भी नहीं थे, नाम सुना था उनका लोगों ने,
ये मुख्यतः उस समय गए थे बाल गंगाधर तिलक से मिलने। आप शायद ऑफ स्क्रीन हो गई हैं। मैं सुन रही हूँ सर। हेलो, बताएं बताएं। ठीक, आवाज जा रही थी? बिल्कुल हेलो, बिल्कुल सर, बताएं। जा रही हाँ, है, जा रही है। तो हाँ मैं, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 16 में जब राजकुमार शुक्ल गए थे लखनऊ में, उसके पहले छपरा में एक बैठक हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। उस जी जी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में चूंकि मेंबर थे ब्रजकिशोर राव, तो राजकुमार शुक्ल पहुंच गए छपरा, और वहां नंदकिशोर सिंह ने बजाबते उनके मसौदे को वहां रखा था, और उस पर ब्रजकिशोर ने बाबू ने बात की थी। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा था कि राजकुमार शुक्ल के दिमाग में कहीं गांधी तो थे ही नहीं। ये तो गए थे जी। वहां गोखले से, सॉरी, मालवीय से मिलने और तिलक से माल मिलने। जब वहां तिलक से। पहुंचे तो तिलक जी के पास इतना माने काम था ज्यादा कि वो मिलने को तैयार नहीं हुए। और बाद में वो प्रताप के जो एक वो मुनीष जी थे पत्रकार, जो कानपुर से निकलता है प्रताप, उसके वो लेखक थे, इनके साथ वो भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि जी जब तिलक नहीं मिला तो हाँ। चलिए हम लोग मालवीय जी से मिल लेते हैं। मालवीय जी से भी जब मिलने गए तो मालवीय जी को भी लगा कि हम किस ये उलझन में पड़ रहे हैं, तो धीरे से उन्होंने इस केस को सरका दिया गांधी की तरफ। उन्होंने कहा कि जाके गांधी से मिल लो। गांधी को सही और शुद्ध ढंग से हिंदी भी उस समय बोलने नहीं आती थी, और जी वो जी। तो उस समय बिल्कुल यायावर की स्थिति में थे, परिस्थितियों को समझ रहे थे। जब पूरी बात राजकुमार शुक्ल ने कही और जब वकालत करने पहुंचे ब्रजकिशोर राव, तो गांधी जी का जी। फर्स्ट इंप्रेशन ये हुआ कि ये तो वकील है, वकील तो पैसा कहीं भी मिलेगा तो किसी की वकालत कर देगा। जी। इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि मुझे अगले साल आना है कलकत्ता, मैं वहां जब आऊंगा तो लॉर्ड चंपारण को देखूंगा। तो तुम्हारी मैं समझता समस्या हूँ को सुनूंगा जी। जी 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 जी। और जब वो राजकुमार शुक्ल, आप ये भी देखिए कि जब वो राजकुमार शुक्ल के साथ आते हैं, मुजफ्फरपुर जब रुकते हैं, तो जी। एक तरह से उन्होंने कह दिया राजकुमार शुक्ल को कि अब आप जाइए मोतिहारी, देखिए मैं आऊंगा। राजकुमार शुक्ल तो पहले चले आए थे, वो बाद में आते हैं, और उनको ये लग रहा था कि और बाद कहीं में हम आते हैं, फिर किसी, चिट्ठी भी तो लिखा था याद दिलाने के लिए नहीं नहीं, शुक्ल वो जी तो ने। चिट्ठी बहुत पहले नहीं, वो चिट्ठी तो उन्होंने लिखी थी पहले। बाद में जब वो कलकत्ता जा रहे थे गांधी, तो गांधी ने चिट्ठी लिखा शुक्ला जी को। शुक्ला जी को वो चिट्ठी मिली नहीं, बाद में किसी दूसरे माध्यम से मिली, तो वो कलकत्ता दूसरे किसी में। तरह पहुंचे, वो एक दूसरी बात है। मेरा ये कहना है कि गांधी आने के बाद भी वो चाह रहे थे कि जो भी सूचनाएं उनको मिले वो फर्स्ट हैंड मिले, वो किसी के दूसरे के कहने पर नहीं आ रहे थे। और यही आप देखिएगा कि बिल्कुल यहां से बिल्कुल। किस तरह उन्होंने पॉलिटिशियंस को अपने से अलग रखा। जब वो जी चंपारण जी। पहुंचते हैं तो किसी कांग्रेसी को लेकर नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल। ब्रजकिशोर राव को कि हमको चूंकि हिंदी नहीं आती है और हमको वहां से लोगों की राय लेनी है, इसलिए हमको ऐसा आदमी दीजिए जो दुभाषिया का काम करे। तो जो दो वकील उनके साथ लगे, ये मुख्यतः और मूलतः दुभाषीय के रूप में गए थे। इनका काम था कि वहां के लोगों की बातचीत को सुनना, क्योंकि भोजपुरी लोग बोलते थे, और उनकी जी जी। बातों को सुनना और हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गांधी को बताना, इसके लिए वो लेके गए थे। उन्होंने किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन को अपना साथ नहीं लिया था। और जी। वहां जाने के बाद आप फिर देखिएगा कि उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो अपने स्वविवेक से लेते हैं। हाँ, ये इतना जरूर था कि गांधी के वहां सर पहुंचने के यहाँ पे पहले एक ये ऐसा बात भी समाज, सर। हाँ हाँ वहां हाँ। गांधी के बोले बोले बोले। पहुंचने के पहले राजकुमार शुक्ल ने जो समा बांध दी थी, और आपने जो शुरू में एक पंक्ति पढ़ी कि सुना तो आपने बहुतों को सुन होगा और अब मेरी भी सुनो, ये एक पंपलेट था जो बेतिया से राजकुमार शुक्ल ने छपवा के बंटवाया था। लेकिन जी मैं जी। ये कहता हूं कि उस समय तक वहां के रैयत और किसान जी। आंदोलन से कम वो एक ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए वहां जुटे थे जिसके बारे में उन्होंने कहीं से ये सुन रखा था कि सुन एक रखा है था बिल्कुल। हिंदुस्तानी जिसने
अफ्रीका में अंग्रेजों को धूल चटा दी है। तो एक ऐसा आदमी जो निहत्था है और पूरी सत्ता को चुनौती दे सकता है, तो उनको लगा कि ये तो कोई देवदूत होगा। तो वो आए थे उसको देखने के लिए। भीड़ वहां पर जो इकट्ठा हुई थी वो उस गांधी को देखने के लिए आए थे जिसने अपने साथ एक पूरा औरा तैयार कर लिया था। उसके साथ एक आभा मंडल था। जो थोड़े बहुत लोग के बारे में जानते थे उनको लगता था कि ये साधारण आदमी नहीं है, ये मसीहा है और ये आया है तो कुछ न कुछ करके जाएगा। और उन्होंने वहां जाने के बाद जो कुछ किया वो सही में आज के समय में भी मैं समझता हूं कि वो आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना कि सरकार कह रही है कि आप धारा 144 लगाई जाएगी, आप निकल जाइए, जिला बदल कर देंगे। और वो आदमी मजिस्ट्रेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे सफाई नहीं देनी है, मेरी बात सुन लीजिए। और बाद में मजिस्ट्रेट को कुछ मिलता नहीं कि वो क्या कहें। और तब उन्होंने फिर 3 दिन के बाद एक वाक्य यहाँ पे इसी मजिस्ट्रेट से जुड़ा एक वाक्य भी सुनने को आता है सर, शायद कि उन्होंने खुद बॉन्ड दिया था, 100 रुपए का कुछ उन्होंने दिया था, ऐसे उन्होंने जज साहब ने खुद कहा था। वो मजिस्ट्रेट थे वहां के मिस्टर जॉर्ज चंदर। तो जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम छोड़ देंगे लेकिन आपको निजी मुचलके पर छोड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या इसमें करना होगा, तो आपको पैसा जमा करना होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर उसके बिना नहीं होगा। तो कहा कि मैं नहीं, आपको जो करना हो कीजिए लेकिन मैं पैसा नहीं भरूंगा और मैं जिला छोड़ के भी नहीं जाऊंगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उनका भाषण कोर्ट के अंदर चल रहा था और बाहर में जो 2000 से लेके 5000 तक की भीड़ थी, उसको लग रहा था कि ये कौन सा आदमी है जो इजलास पर खड़ा होके नजर से नजर मिलाकर उस अंग्रेज अफसर के साथ, निर्भीकता के साथ, न कोई उसमें कोई रिएक्शन था, न कोई हिंसा थी, न दूसरे को वो भड़का रहा था। उसने गांधी ने तो किसी को कहा भी नहीं कि आप मेरे साथ जेल चलिए। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे बाद नेतृत्व कौन संभालेगा। तो जो 2 आदमी यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि हम, तो फिर अगर तुम चले जाओगे तब क्या होगा। तब राजेंद्र और तैयार हो गए कि हम, और इसी तरह 3-4 उन्होंने एक टीम। सर एक सवाल यहाँ पे ये आता है, उठता है मन में कि एक मुलाकात बहुत सी चीजों का आधार होता है, ऐसा कहा जाता है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां जो लखनऊ अधिवेशन में शुक्ल जी और गांधी जी का जो मिलन हुआ था, तो गांधी जी को एक आधार दिया गया था। क्या कहेंगे? देखिए, यही मैं कहता हूं कि नहीं, ये आधार उन्होंने खुद चुना था। देखिए, ये जब मैं कह रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मैं कहीं से भी राजकुमार शुक्ल जी के उस इमेज को कम करना चाह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि गांधी तो उस समय जानते भी नहीं थे चंपारण के बारे में, वो राजनीति में उतरना भी नहीं चाहते थे। चंपारण में वो इसलिए नहीं आए थे कि उनको कोई आंदोलन करना है। अगर आंदोलन करना रहता तो सीधे वो चले आए रहते शुक्ला जी के साथ। वो आते हैं मुजफ्फरपुर में, वहां जाके वो कमिश्नर से मिलते हैं। और आप देखिए कि उस समय जो मॉर्शेड वहां का कमिश्नर था मुजफ्फरपुर का, उसने बहुत लिहाज के साथ कहा था कि अभी वो फ्रांस में, जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कर दिया है, जितने भी नीले कोठी वाले हैं वो सब जा चुके हैं, इसलिए अगर आप वहां जाइएगा अभी तो कोई बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा समय दे दीजिए। और उसका एक दूसरा सबसे बड़ा पक्ष है जिसको आप लोग थोड़ा, क्योंकि जर्मनी में हो चुका था जी, ये लंबी बात चली जाएगी। जर्मनी में पहले ही नीले की खेती का, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि उसके पहले गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि मिल चुकी थी। कैसरे हिंद की उपाधि क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी। तो ऐसे भी भारतवर्ष में जब वो किसी कमिश्नर से मिल रहे थे तो वो सिर्फ गांधी नहीं थे, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे थे जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ था, है ना। तो गांधी कहीं से लड़ने के मूड में नहीं थे और वो एक तरह की वहां की जो जमीनी हकीकत है उसको समझने के लिए गए थे। नहीं सर, इसको यहाँ इसलिए मैं ये सवाल कर रही थी आपसे
कि यहाँ पे ऐसा हमने पढ़ा है, कहा जाता है कि एक गांधी जी तो अपनी दुनिया में थे, वहां के लिए लड़ाई लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन जब शुक्ल जी की मुलाकात यहाँ अधिवेशन में हुई थी लखनऊ में, तो जी यहाँ पे एक तरह का आधार मिला था जिससे कि वो आए थे चंपारण, जैसे भी उन्होंने वो मनाया था शुक्ल जी ने। नहीं जब देखो, आधार देखिए मिला या ना मिला, इससे आपकी सहमति देखिए है या नहीं? देखिए ये मतलब एक तरह से मैं क्या वही कहेंगे कह आप? नहीं, मैं तो इसको कहता हूं कि ये विधि का विधान है। और विधि का विधान, हाँ। बिल्कुल इसीलिए मैंने ईश्वर कहा कि चाहते, ईश्वर, एक जी, मुलाकात जो होती है वो आधार होती है बहुत सारी चीजों की, इसलिए मैंने कहा था। वो मुलाकात हुई, गांधी तैयार हुए, हो सकता है गांधी नहीं आते, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि जिसमें चंपारण को एक आंदोलन अपनी जमीन पर होते हुए देखना था। गांधी वहां आए, बिल्कुल। और गांधी सीधे नहीं आते जी। हैं, गांधी केवल आकलन करने आते हैं। लेकिन कमिश्नर से जब उनकी बातचीत होती है तब उनको लगता है कि वहां जाने के बाद उपद्रव होगा, और तब वो रात रात भर वो जाके वो चिट्ठी लिखते हैं, सब जगह खबर करते हैं, और तब वो मोतिहारी पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद जब उनको लगता है कि राजकुमार शुक्ल की बात को जो उन्होंने अनदेखा कर दिया था, वो अनदेखा करने वाली बात नहीं थी। गांधी को पहली बार विश्वास हुआ कि यह आदमी जो उनको बुलाने गया है, उसके मन में जो पीड़ा है वो सही में जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों की जमीन से जुड़ी है परिस्थितियों को इसको। जुड़ी है। हाँ, इसको आप और नजरअंदाज ज्यादा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। और अब एक तरह से वो जुर्म ही था ना कि आप किसी को अपने जिले में आने नहीं देंगे, किसी की बात सुनने नहीं हम्म। देंगे। तो जी जी वहां जी। पर जाने के बाद, लेकिन फिर आप देखिए ना कि वहां पर वो जो अपना आंदोलन शुरू करते हैं, और बाद में उस जी। आंदोलन की प्रकृति को लेकर कुछ लोगों को गांधी से आपत्ति भी हुई, क्योंकि उनको लग रहा था कि पूरी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, वो जो हम्म नीले थे वो चले जाएंगे, और उनके जाने के साथ हम्म साथ जो पुराने जमींदार हैं उनके हाथ में हम्म वो हुकूमत आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम्म इसलिए क्योंकि हम्म गांधी ने देखा कि अगर वो जमींदारों के खिलाफ हैं तो हम्म यह खिलाफत बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हो सकती है, क्योंकि जुल्म तो बड़े जो देसी जमींदार थे वो भी कर रहे थे। हमने आपको कहा ना कि हम्म 46% ही गांव यूरोपीय बगान मालिकों के पास थे, यानी जी जी। जो रेस्ट 54% जमीन था उस पर तो देसी जमींदार ही थे, और देसी जमींदार भी हम्म वही काम कर रहे थे जो यूरोपीय बगान मालिक कर रहे थे। तो गांधी को लगा कि अगर सिर्फ हमने शोषण को आधार बनाया तो जी। कन्फ्रंटेशन की स्थिति आएगी, और उसमें हमको अच्छा। तमाम जमींदारों के साथ लड़ना होगा। गांधी यहाँ थोड़ा बिल्कुल। सिलेक्टिव हो गया, उनको लगा कि ऐसा कोई रास्ता हम ना हम्म निकालें जिससे कि हमारा राष्ट्रीय हम्म आंदोलन कमजोर पड़ जाए। और यही हम्म कारण है कि उन्होंने हम्म पूरे आंदोलन को फोकस किया यूरोपीय हम्म, बगान मालिकों के खिलाफ, और यह जी समझाने की कोशिश की वहां के लोगों को कि आपका अगर शोषण हो रहा है तो शोषण का जी। सबसे बड़ा कारण आपका डर है। आपका डर हम्म। आपके मन में है, उसको निकालिए, आपकी जो सही पहले बात है उसको उसको निकालिए। सामने में बिल्कुल। रखिए, और उसको सही प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अहिंसक रूप से विधिवत वो हम्म रखिए। और उस समय तक अंग्रेजों को भी लग गया था, प्रशासन को भी लग गया हम्म था कि रैयतों की बात को अगर वो लंबे समय तक अनसुना करते रहेंगे तो साठी जैसी हम्म घटनाएं बार बार दोहराई जाएंगी। इसलिए परिवर्तन के हम्म मूड में वो भी थे। दूसरी चीज की हम्म नील की खेती की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। केमिकल कलर जब से हम्म, आ गया था, सिंथेटिक कलर, जी तब से नील जी की जी। जरूरत नहीं रह गई थी। और जब नील की हम्म जरूरत नहीं रही तो वैसी स्थिति में जो यूरोपीय बगान मालिक थे वो भी हम्म, अपनी खेती को शिफ्ट कर रहे थे, है ना। वो जी। कपास की खेती में हम्म, और ईंट की खेती पर उनका ध्यान ज्यादा जा रहा था। फोकस था, तो ध्यान तमाम जा रहा था। परिस्थिति को देखते हुए गांधी ने ये कोशिश अवश्य की थी कि हम्म कन्फ्रंटेशन नहीं, कॉम्प्रोमाइज का रास्ता हम्म निकाला जाए, और उसमें हम्म एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें शोषण का तांडव समाप्त हो, और हम्म जमींदारों और किसानों के बीच
एक बेहतर संबंध स्थापित हो। और मैं आपको यहाँ फिर दोहराऊंगा कि गांधी का जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है ना, वो यहीं से इमर्ज करता है, जहां पर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अगर सत्ता मिली है, संपत्ति मिली है, आपको प्रभुता मिली है, तो ईश्वर ने यह चीज आपको इसलिए दी है कि आवश्यकता के अनुसार ही आप उसका उपभोग करें और बाकी चीज समाज के लिए रखें, है ना। तो एक नए तरह का कंसेप्ट गांधी ने दिया और उसका लाभ हुआ। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिला, ऐसा कहा जाता है सर। बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। अगर गांधी चंपारण में नहीं आए रहते, वहां की परिस्थितियों को उन्होंने नहीं देखा होता और उनको ऐसा नहीं लगता कि जो वातावरण है उसको देखते हुए हमको रेसिस्ट करना होगा, लेकिन हमारा रेसिस्टेंस कैसा हो, वो कहीं हिंसक ना हो जाए। तो एक तरफ वो अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ वो जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने की दिशा में भी उनकी पहल शुरू होती है। स्कूलों की का निर्माण, शिक्षा की तैयारी, महिलाओं में थोड़ी जागृति पैदा करना, उनको सफाई की शिक्षा देना। तो ये सारे जो रचनात्मक कार्य थे उसको गांधी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता के साथ जोड़कर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। तो एक तो उनको प्रयोगशाला मिली ही, और ये संयोग था जो मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस तो बहुत 85 से थी, 1885 से थी, लेकिन कांग्रेस को सफलता कब से मिलनी शुरू हुई? 1921 के बाद से, जब एक दौर समाप्त हो गया नरम पंथ का, चरम पंथ का, अतिवाद का, उग्रवाद का, आतंकवाद का, और जब वहां पर हुआ कि नहीं, हमको म्यूचुअली मिलकर अपनी व्यथा सुनानी है और ताकत के साथ बलपूर्वक अपनी बातों को रखना है, तब जाके अंग्रेजी व्यवस्था भी बात सुनने को तैयार हुई और अकॉर्डिंगली फिर परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिदृश्य बदला। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। शुक्ल जी जैसा संवेदनशील व्यक्ति जो स्वयं किसान थे और किसानों के दर्द को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया था, पर आज की सरकार उनके सम्मान में क्या कुछ कर रही है? कुछ कर भी पा रही है सर? क्या कहेंगे? सरकार नहीं करेगी, सरकार क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे इतिहासकारों ही ने न्याय नहीं किया, आजादी के बाद जो बिहार का इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में बिहार के जितने निर्माता थे, मैं एक दो नहीं दर्जनों नाम गिना सकता हूं कि जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, उसके नाम की चर्चा तक भी नहीं हुई। तो ये जिम्मेवारी पहले समाज की है कि अगर आपके बीच का कोई आदमी अपना सर्वस्व और अपना सर्वोत्कृष्ट समाज हित में निछावर कर चुका है, तो उसको याद रखने की पहली पहल आप कीजिए। आप तो मुजफ्फरपुर में हैं, इस मुजफ्फरपुर में ध्वजा का नाम जब तक थोड़ी सक्रियता नहीं आई थी, तब तक ध्वजाओं को भी कोई नहीं जानते थे। अयोध्या प्रसाद खत्री जिनके साहित्य का ये क्षेत्र रहा, अरिच्छन बाबू, सही में देखा जाए तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत इसी तिरहुत से हुई थी, उनको कोई नहीं जानता। और ऐसे अनगिनत लोग हैं, है ना, अनगिनत लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो इतिहास के पन्नों में जिनकी कभी चर्चा नहीं हुई, कुछ से नाम है जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और बात, अन्नदाता किसान कहा जाता है ही। आपको क्या लगता है मौजूदा बिहार सरकार अन्नदाता के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तौर तरीके से किसान हित में कितना कुछ सोच रही है? ये अहम बात इसलिए है क्योंकि हम यहाँ राजकुमार शुक्ल जी की जयंती पर चर्चा कर रहे हैं, अहम हो जाता है सर। देखिए, किसानों की स्थिति इधर हाल के दिनों में ज्यादा खराब हुई है, वरना आज से 40 साल पहले तक ये कहा जाता था कि खेती सबसे सर्वोत्तम है, दूसरे में वाणिज्य का काम है, वणिक का काम है, और नौकरी को, चाकरी को सबसे निकृष्ट माना गया था। लेकिन आज परिस्थितियां ठीक उल्टी हो गई।
उसका कारण ये रहा कि हमने श्रम को महत्व देना कम कर दिया, हमने कम कर श्रम को दिया, महत्व बिल्कुल। कम कर दिया। और कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का जितना बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जी, जहां जी, हुआ भी नहीं हो पा उसने पुरानी रहा। व्यवस्था को समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ गांधी की सोच तो ये थी कि हमारी ग्राम अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कृषि पर आधारित उद्योग हो, पशुधन का महत्व हो और हमारी कृषि ऐसी हो जिसमें हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। लेकिन हुआ क्या, हम जिस सरकार को आज कह रहे हैं कि वो किसानों का ध्यान नहीं कर रही है, उसने अपनी जी, सुविधा के लिए एक फॉल्स, उसके दिमाग में हरित क्रांति का कंसेप्ट आया। आपने जी। पूरे जमीन पर रासायनिक खाद छिड़क के जमीन को 5 फीट नीचे तक बेकार बना दिया। विज्ञान का लाभ हमने वो क्या उठाया कि हमारे दरवाजे पर से पशुधन गायब हो गया, ट्रैक्टर आ गए बिल्कुल। और उस ट्रैक्टर ने जो कंपोस्ट खाद होता था उसकी आमद बंद कर दी। हमारे यहाँ खेती मान लिया गया कि इसमें बहुत फायदा नहीं है, इसलिए कि इसमें व्हाइट कॉलर नौकरी नहीं मिलने वाली है, उतनी आमदनी आने वाली नहीं है। और आमदनी नहीं आने वाली। बिहार में सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये हुई, जिसके लिए हम हम्म। लोग और लोगों को भी दोषी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई, चकबंदी नहीं हुई। जो जी, परिवार जी। थे वो बढ़ते गए, जमीन बढ़ता चला गया। आज की तारीख में खेती विशुद्ध नुकसान का धंधा बन के रह गया है। आज भी अगर जी। उसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से खेतों को नियोजित किया जाए, हम मल्टी क्रॉप्स को ज्यादा डेवलप करें। अभी जो जी, ऑर्गेनिक खेती वगैरह की बात आई है उसको जी, ध्यान जी। में रखते हुए पशुधन को हम थोड़ा सा प्रमोट करें और ऐसी चीजों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें जिससे कि डायरेक्ट खेतों में काम करने वाले लोगों को, कृषि से जुड़े हुए जागरूकता लोगों की भी को जरूरत है, अधिक। जो सरकार बहुत इसमें ये मान अभी के चलिए कि बिहार ये अभी जागरूकता नहीं फैला रही है। सरकार का कोई अभी प्रयास ऐसा कुछ खास अभी नहीं है जो किसानों के उत्थान के लिए कुछ खास काम कर रही है। तो जब हम शुक्ल जी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ सर आपसे, शुक्ल जी की जी 145वीं जन्म जयंती की पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। पंडित राजकुमार तो शुक्ल जी ने आज एक सत्याग्रह तैयार किया, एक आंदोलन को उन्होंने एक जमीन दी और इतनी बड़ी हस्ती को बुला करके लाए, उनसे आग्रह किया, इतना कुछ उन्होंने किया और आज तक स्थिति क्या रही है वो मतलब सुनिए समझिए कि इतने वर्षों में 145 वर्षों में पूरी क्या संरचना रही है। बिहार इतना गौरवशाली रहा है देश के लिए, लेकिन यहाँ की देखिए, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, नहीं नहीं किसानों के लिए कहीं भी सही से काम हो पा रहा है। सुनिए, मैं चंपारण से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि जी, जी। चंपारण के किसानों को कभी धन की बहुत कमी नहीं हुई। पहले जी, जी। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, पहले कही जाती थी कि धन देश मझौआ जहाँ भात न पूछे कौआ। माने चावल की पैदावार जी। इतनी अधिक होती थी कि कौआ भी अच्छा। भात नहीं खाना पसंद करता था। हमारे यहाँ ईख की जी। खेती बहुत होती थी और आज से स्थिति ये है कि चंपारण से लेके सारण तक जितने भी चीनी के मिल थे वो बंद हो गए, सारे मिल। एक रीगा जी। है जो किसी तरह जी। चल रहा है, प्राइवेट में है। जी। तो जो अच्छा, अच्छा। कैश क्रॉप था, उसकी हम्म। खेती कम हो गई, उसको बाजार नहीं हम्म। मिला। और इसके लिए सरकार को जो कुछ करना चाहिए था सरकार ने किया नहीं। नीतीश राव जब आए तब से उन्होंने कहते रहे कि हम चीनी मिल को फिर दोबारा जिंदा करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया और मुझे नहीं मंडी की लगता है व्यवस्था कि सही नहीं है, बिचौलिए मनमानी करते हैं, मंडी की व्यवस्था नहीं नहीं ना, दे पाते हैं सही नहीं से। ना, आप एक बार मिल शुरू कर दीजिए तो वो अपने आप मंडी वगैरह सब शुरू हो जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। हम्म। हमारे यहाँ हम्म। जो बेस्ट क्वालिटी का चावल होता है उसको जी। अच्छा मार्केट नहीं मिलता है, इसलिए कि पंजाब से लोग वहां से चावल ला के जो पॉलिश चावल है उसको खाना जी। पसंद करते हैं। हमारे यहाँ का अनपॉलिश चावल और उसकी भूसी, हम्म। जिसकी भूसी से बाहर जाके ब्रांड ऑयल बन रहा है, उसको सही ढंग जी। से बाजार नहीं मिल रहा है। तो ये सारी गड़बड़ियां हैं।
ढुलमुल रवैया है, बिल्कुल सुस्त है सरकार। इस पे अगर नजर दे तो बहुत कुछ यहाँ धनाढ्य, मतलब यहाँ की पिछले जो गरीबी है, बेरोजगारी है, किसानों की जो दीनता हीनता है, मतलब जो स्थिति अभी है, जो किसान, जो मझौले किस्म के किसान हैं, उनके हक की बात भी नहीं हो रही है। हम राजकुमार शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, यहाँ जयंती है जी उनकी। तो बहुत ही जी जी अटपटा सा लगता है कि अभी तक 145 साल हो गए हैं, लेकिन ठीक से कोई भी सरकार, किसानों के लिए अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन इनके सम्मान में कोई उचित कार्य कदम नहीं उठाया गया है सर। सुना जाए ना, ये राजकुमार शुक्ल हम्म। की बात क्या करें, हमने तो चंपारण में गांधी की भी प्रतिष्ठा ले ली है। गांधी ने जो जी पहला जी स्कूल एस्टेब्लिश किया था भितहरवा में, वो स्कूल जी। भी आज आदर्श विद्यालय नहीं बन पाया है। तो जब हम हम्म। गांधी को प्रतिष्ठा नहीं दे पाए, तो फिर राजकुमार शुक्ल तो एक उनको लाने वाले थे। तो हम्म। कहीं ना कहीं हमें जो एक भाव होना चाहिए था अपने वो समाज नहीं है, वो निर्माताओं के नहीं है। बारे में, राष्ट्र उदासीनता रही है, इतिहास में भी उदासीनता रही है, और आज के उदासीनता रही वर्तमान और में भी। उदासीनता रही, और हम लोग इतने व्यक्तिवादी हो गए हैं ना कि हमको बिल्कुल। केवल अपना हित दिखाई पड़ता है, जिससे अपना। मेरा फायदा हो जाए, मेरी मूर्तियां हम्म। लग जाएं, मेरे नाम पर जी स्कूल कॉलेज खुल जाए, मेरे नाम पे जी हॉस्पिटल बन जाए, है ना। तो जी। ये जब हमारी काम से प्राथमिकता पहले होगी। नाम की चिंता होती है जी सर, नाम की बिल्कुल चिंता बिल्कुल। होती है काम से पहले। ये पहले जो संग्राम, जो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के हों, पूरे देश के हों, जिन्होंने आहुति दी है, उन्होंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि मेरा नाम होगा या लिखे जाएंगे। नहीं, उन्होंने ये सोच के संग्राम में अपने उनकी उनका बलिदान नहीं किया था, ये कूद नहीं गए थे, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे। लेकिन आज की जो परिदृश्य है पूरा बदला हुआ नजर आता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और हम और आप यहाँ पे इकट्ठा हैं, बातचीत कर रहे हैं सर। समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपसे कि शुक्ल जी की जो भूमिका रही, उन्होंने जो जमीन तैयार की थी, और आज 145 साल हो गए हैं। शताब्दी मना लेने भर से कुछ नहीं होता है सर। एक ये सवाल सवाल। और भी है, क्या आपको सर लगता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाया? कहा जाता है, बिल्कुल कई विरोधाभास भी है। बिल्कुल। नहीं नहीं, कोई इसमें कोई कितना, विरोधाभास होना ही नहीं कितना चाहिए। योगदान है महात्मा बनाने में, कितना योगदान है सब चंपारण मैं, सत्याग्रह का? देखिए, मैं तो यही कहता हूं ना कि गांधी आए, हम्म। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गए। अब हम्म। अगर बिल्कुल समीक्षक के दृष्टिकोण से हम गांधी के पूरे व्यक्तित्व की मीमांसा करें, तो आप जी जी। देखिएगा कि गांधी शुरू से लेके अंत तक जो भी राजनीतिक उपलब्धियां रही, उसका क्रेडिट हम्म। उन्होंने किसी को नहीं लेने दिया। ये बहुत गंभीर हम्म। मैं बात कह रहा हूं, एक आरोप भी लगा रहा हूं कि गांधी ने जो कुछ भी किया, उसका पूरा हम्म। का पूरा क्रेडिट उन्होंने खुद लिया, और पूरा हम्म। नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में रखा। लेकिन हम्म। इस क्रेडिट को लेने के पीछे जो रिस्क हम्म। फैक्टर था, उसको भी देखना होगा कि गांधी जब कई चंपारण लोग में सर पहुंचते हैं। यहाँ पे, कई जी, लोग नहीं मानते हैं सर, कई लोग यहाँ पे नहीं मानते हैं, तो इसी पे ये विरोधाभास का प्रयोग किया था ये शत्रुघ्न ने। मानना इसलिए होगा कि महात्मा कौन बनाता है? महात्मा जिसकी हम्म। आत्मा बड़ी हो। मैं पूछता बिल्कुल। हूं कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मोतिहारी के हम्म। कोर्ट में, जहां सारे हम्म। लोग मान के चल रहे थे कि आज गांधी को जेल जाना ही होगा, और हम्म। गांधी भी जब कोर्ट में आवाज से चलते हैं, तो दो पेटी हम्म। तैयार करते हैं। एक अपने साथ वो लेके आते हैं कि जेल जब जाना होगा तो ये पेटी मैं लेके साथ में जाऊंगा। आखिर हम्म। जेल जाने को गांधी क्यों तैयार थे? वहां तो कोई हम्म। उनका सगा नहीं था, कोई गुजराती नहीं सगा था, नहीं था। कोई उनका अपना नहीं हम्म। था, कोई उनके पॉलिटिकल पार्टी हम्म। का नहीं था। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हम्म। उस समय तक वो स्टालवार्ड नेता भी नहीं बने थे, वो तो अभी हम्म। घूम रहे थे। हम्म। लेकिन हम्म। जो कुछ उन्होंने किया, उसने ये साबित कर दिया कि गांधी का दिल बहुत बड़ा है, उनकी आत्मा बहुत हम्म। बड़ी है। वो पूरी मानवता के लिए जिंदा रहने वाले और काम करने वाले हैं, और जो पूरी मानवता के लिए समर्पित होता है, महात्मा तो वही है। हम्म। तो इसके लिए अगर हम्म। किसी को विरोध है तो वो करता रहे, लेकिन हम्म। महात्मा का शाब्दिक अर्थ या भावात्मक अर्थ अगर आप निकालिएगा, महान तो आत्मा। जो
जो मानवता के हित में अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है, वही महात्मा है। अब यह दुर्भाग्य है कि हम लोग आजकल महात्मा के तौर पे मान लेते हैं कि राम रहीम और आसाराम महात्मा है। महात्मा वो नहीं है, महात्मा विरले लोग होते हैं जिनके हृदय में वो पूरी मानवता का दर्द होता है, उसकी चिंता होती है। इसीलिए गांधी तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इन्हें एक महान आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया। पूरे भारत को एक महात्मा गांधी मिले और विश्व में भी एक महात्मा गांधी हमारे बापू जाने गए, तो एक आधार रहा समझिए ये। नहीं, एक चीज मैं यहाँ पर संशोधन करना चाहूंगा। एक चीज मैंने जो कहने में शायद वो गांधी जब दूसरी बार तीसरी बार आए थे तब उन्होंने जो विरोध किया था, उस समय उनको कैसे हिंद की उपाधि मिली थी, ये एक तथ्यात्मक भूल मेरे से हुई है। 16 तक तो उनको मिला नहीं था, उनको तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उस समय जो उनकी सक्रियता रही तो उसके कारण मिला। लेकिन जो कुछ वो करके आए थे साउथ अफ्रीका में, वो पूरा का पूरा एक ऑरा उनके साथ जुड़ा हुआ था। और वही कारण था कि जब मोतिहारी में जज से वो लड़ गए मजिस्ट्रेट से, तो मजिस्ट्रेट भी घबरा गया। वो कहा कि आप 1 घंटे के बाद आइए। जब वो निकलने लगे तो किसी ने आके कहा कि जिलाधिकारी महोदय आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो वहां गए जिलाधिकारी के कक्ष में, तो पता चला कि वो जिलाधिकारी तो किसी जमाने में साउथ अफ्रीका में था और वो गांधी के कारनामों से वहां परिचित था। तो वहां जो बातचीत होती है, वहां कलेक्टर और गांधी की नहीं बातचीत होती है, पुराने दो परिचित लोगों के बीच की बातचीत होती है। तो गांधी ने चंपारण में आने के पहले अपना एक इमेज बना लिया था। ये बात दूसरी है कि खुद राजेंद्र राव कहते हैं कि जब वो आए थे उस समय तो हम लोग भी बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। मैंने कहा जब हम जी सर आपने सही कर दिया, हाँ, कि विरोधाभास है कि वो एक पहचान रखते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से एक और बड़ी जो पहचान थी वो परमात्मा, ये महान आत्मा की जो हम बात कर रहे थे, वो बिल्कुल वो यहाँ से एक शुरुआती। उस समय मीडिया और अखबार, पढ़े लिखे लोगों की संख्या का कम होना, है ना, तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी में नहीं फैल रहा था। लेकिन जो लोग सक्रिय थे उनको पता था कि ऐसा जी 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 अरे तभी तो गांव में है, चंपारण में एक उस समय गीत गाई जाती थी और अभी भी, कि थोड़ कैलन गांधी जी बहुत कैलख लोगवा, है ना, थोड़ कैलन गांधी जी बहुत, थोड़ कैलन गांधी जी भोजपुरी में है ये, थोड़ कैलन गांधी जी बहुत कैलख लोगवा, यानी गांधी जी तो थोड़ा किए लेकिन लोगों ने उसको इतना मैंने महिमा मंडित किया, बड़ा पूरे समाज में ये चला गया कि एक कोई महात्मा आया हुआ है, सर पे वो एक पगड़ी बांधे हुए, तो इजलास पर चला गया और उसने मजिस्ट्रेट को ऐसे कहा। और जो दरोगा जिसके डर के मारे लोग, हम लोग तो गांव में सुनते हैं, पुराने लोग बताते हैं कि उस समय एक गांव का चौकीदार जब साइकिल से निकलता था तो सड़कें खाली हो जाती थी। तो वैसी स्थिति में जो दरोगा को फेस कर रहा हो, मजिस्ट्रेट को फेस कर रहा हो, डीएम से खुल के बात कर रहा हो, एसपी से बात कर रहा हो, तो हमको तो लगा कि भाई कोई है, ये करिश्माई भगवान सा आ गया, भगवान सा, हाँ, शक्तिशाली, बिल्कुल जी। और उसको लाने वाला कौन था? उसको लाने वाले नहीं, उसको लाने वाले चूंकि राजकुमार शुक्ल थे, तो स्वाभाविक है कि उनका जो भी काम था वो परोक्ष रूप में राजकुमार जी के साथ जाके जुड़ जाता था, क्योंकि तो लाने वाले वही थे। क्या कहेंगे सर, पंडित राजकुमार शुक्ल का जो कद रहा, जो भूमिका रही, वो बहुत मायने रखती है। अगर वो नहीं होते तो चंपारण सत्याग्रह की जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और जो उन्होंने शोषण को, पीड़ित लोगों को, किसानों को, रवायतों को, जो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उनको लेके आए, वो जानते थे कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो वही पालनहार एक तरह से कह सकते हैं कि इस मुसीबत से उनको बचा सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक प्रयोगशाला में
एक नया प्रयोग करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की धरती दी। अब ये तो गांधी के ऊपर ही था ना कि उसने सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए उसको ऐतिहासिक बना दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि वो सूत्रधार थे, वो गांधी को लाए, उन्होंने वहां के लोगों को एक आवाज दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है सर। यहाँ एक बात मुझे ख्याल आ रहा है, एक बार कहीं मैंने ये पढ़ा था कि इनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, उन्होंने जब सब कुछ दे दिया था कि वो एक लाशों की गाड़ियों पे भी चढ़ गए थे जब इनके साथ देखिए गांधी जी को बुलाने के लिए। देखिए ये बहुत ऐसी कहानियां हैं, बहुत ऐसी कहानियां हैं जिसको आप सुनेंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी मैंने सुना था कि रामदयाली नहीं, लंगट सिंह के बारे में, कि कभी वो समस्तीपुर में कहीं काम कर रहे थे और कोई अंग्रेज हाकिम था, उसके लड़की के यहाँ डिलीवरी होने वाला, तो वहां से पैदल दौड़ते हुए आए और यहाँ से संदेश लेके वो वहां समस्तीपुर पहुंच गए। उससे लोग काफी खुश हुए, उनको ठेकेदारी वगैरह उन्होंने दे दिया। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत सारी चीजें हैं। वो चर्चा एक जगह है, आई हुई है, लिखित है, कि जब राजकुमार शुक्ल कलकत्ता पहुंचे तो उनके पास पैसे कम थे, तो पैसे कम थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो लाश वाली जो गाड़ी जाती थी तो उसी पर बैठ जाते थे, कुछ दूर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि अब वहां जाने के लिए उन्होंने लाश की ही गाड़ी ढूंढ रखी थी। वो कभी नहीं, एक ये है कि मतलब उनके इरादे इतने थे, उनकी सोच में सिर्फ वो संग्राम था, वो दर्द था उन लोगों का, किसानों का, मैं तो उसके लिए वो देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि गजब थे ना, गजब सोच थी उनकी। यह बिहार का डीएनए है, राजकुमार शुक्ला का नहीं है, ये बिहार का डीएनए है कि एक 20 साल 21 साल की लड़की अपने बाप को साइकिल पर बिठा के जब दिल्ली से दरभंगा पहुंच जाती है, तो ये इस जमीन की खासियत है। और इसको जोड़ के आप देखिएगा तब लगेगा कि राजकुमार शुक्ल जो थे वो इस जमीन की मिट्टी के गंध थे हमारी। अब ये बात दूसरी है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, चंपारण जहां था वहीं रह गया। उनकी जो सुरभि थी, उनकी जो सुगंध थी, उनको बचा के रखने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक बात और भी आती है कि जो हमारे ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनका बहुत सहयोग किया था जब यहाँ बंद कर दिया था, जब इसका प्रकाशन अखबार बंद कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, तो कानपुर जाकर के जो आपने प्रताप की चर्चा की थी, प्रताप साप्ताहिक अखबार, गणेश शंकर विद्यार्थी ने सुझाया था नाम, नहीं तो कि जो वो प्रताप शुक्ल जी को गांधी जी से मदद के लिए उनकी चर्चा की थी। ये वो प्रताप में जो मूलतः जो लिखे गए थे ना, वो मुनीष जी के द्वारा लिखे गए थे। वो एक सीरीज था, एक लंबा सीरीज चला था, बाद में उसको तकरीबन 12 अंक में ये खबर छपी थी। 12 में हुआ जो ऑपरेशन ऑफ द यूरोपियंस इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, ये 9 नवंबर 1913 जो किसानों की समस्या छपी थी, मतलब बहुत 12 अंकों तक छापा था उन्होंने, प्रताप में छपा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही उन्हें कहा था कि आप समस्या को देखते हुए शुक्ल जी को गांधी जी ने ही इनका नाम सुझाया था, मतलब गांधी जी का नाम सुझाया था। नहीं, यही कहना है कि बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसका कोई सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि 16 में भी जब राजकुमार शुक्ल गए थे, उस समय भी कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में मदन मोहन मालवीय, गोखले वगैरह का नाम आता, तिलक का नाम आता था। ये उस समय भी गए थे उनसे मिलने के लिए। गांधी कहीं उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे, गांधी से वो मिलने नहीं गए थे। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि चंपारण में जो परिस्थितियां बनी हुई थी उसको समाचार पत्रों के माध्यम से कैसे दुनिया के सामने लाया जाए, यह काम तो प्रताप ने जब किया, उससे पहले 1-2 रिपोर्ट तो पटना से निकलने वाले द बिहारी में भी छपी थी।
जिसके महेश्वर प्रसाद संपादक हुआ करते थे, 1912 में जिन्हें छपी थी। बर्खास्त कर दिया और अखबार भी बंद करवा दिया था। तो वो 12 से उनके चंपारण के संबंध में जो रिपोर्टिंग्स थी वो अखबारों में आ रही थी। और आप यूं देखें न कि जो 60 वाला विद्रोह हुआ था उसके बाद में प्रताप ने इस तरह के लेखों को छापना शुरू किया था। उसमें विद्यार्थी जी का भी नाम आता है, मनोज जी का भी नाम आता है। हाँ, बहुत सहयोग दिया था इन्होंने छापने भी। जब वहां नहीं तो कानपुर में शंकर जी ने इनकी बहुत गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने बहुत ही सहायता की थी। तो इन मुद्दों पे राजकुमार शुक्ल की अगर सबसे अधिक किसी ने मदद की थी तो ब्रजकिशोर राव ने की थी। ब्रजकिशोर राव उस समय, ब्रजकिशोर राव यानी कि उनके ससुर जी हुए, उनके दामाद थे, तो ब्रजकिशोर राव का दरभंगा में उनकी जबरदस्त नारायण जी के, जयप्रकाश नारायण के, तो नारायण जी के दामाद थे, जयप्रकाश नारायण। दामाद नहीं, उनके ससुर हुआ करते थे, दामाद कैसे? तो नहीं, हाँ, वही ससुर जी थे। हाँ हाँ, जी जी जी। दरभंगा में उनकी वकालत बहुत चलती थी और उन्होंने ही एक तरह से राजकुमार शुक्ल को वो रास्ते दिखाए थे जिसके माध्यम से वो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को चंपारण के इशू के साथ जोड़ सकते थे, और वही काम उन्होंने किया भी। कुल मिला के सर यही कहा जाएगा कि जो अभी के जो हालात हैं जी, तो जितना सम्मान, आप क्या कहेंगे कि जितना सम्मान आपको मतलब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के सूत्रधार या आधारशिला रखने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल जी को इतिहास में मिलना चाहिए था, क्या वर्तमान में भी सम्मान या जगह मिल पाया है? ये भी वो नहीं मिल पा रहा है। और इसमें नहीं मिलने का मूल कारण ये है ना कि हम लोग की सोच बहुत व्यक्तिवादी हो चुकी है। कौन याद करेगा? आज का जनरेशन याद करेगा या जो लोग उनके बारे में जानते हैं वो याद करेंगे? लेकिन हमको तो गूगल यूनिवर्सिटी से और अपनी उपलब्धियों से फुर्सत ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को याद रखें, हम अपने समाज निर्माताओं को याद रखें, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके बारे में पढ़कर प्रेरणा प्राप्त करें और बाद में अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट भाग को समाज के लिए लगा दें। तो हमको तो हमारी जो सोच है उसी का ये प्रतिफल है कि कल हमको भी कोई याद नहीं करेगा। राजकुमार शुक्ल को अगर हम याद नहीं कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में हमको भी कोई याद नहीं रखेगा। और यही एक क्राइसिस का दौर है जिसके कारण आप देखते होंगे कि हमारे छोट भैया नेता भी अपने नाम पर एक इंस्टीट्यूशन खोल लेते हैं, एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनवा देते हैं कि कम से कम इसी बहाने 4 आदमी उनको जानेगा। अदरवाइज कोई किसी को जानने और याद करने की स्थिति में नहीं है। तो ये हमारी जो सोच है ये उसके कुपरिणाम है। अगर हमने सही अर्थ में, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज भी मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। अभी हाल के दिनों में रीजनल हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हुई। अदरवाइज हमारे बिहार का क्या इतिहास है इससे हमारे छोटे बच्चे वाकिफ नहीं है। उनको पूरी दुनिया की जानकारी है, उनको ट्रंप और हिटलर की जानकारी होगी, वो बुद्ध के बारे में जानेंगे, लेकिन जिन्होंने आजादी के लिए, समाज को बनाने के लिए, व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च सब कुछ लगा दिया दांव पे, हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारा दायित्व है ना कि हम राजकुमार, जैसे आपने एक शुरुआत की, आज मैंने देखा बहुत अखबारों वगैरह में भी कहीं कहीं कुछ कुछ चर्चाएं आई हैं। तो अगर हम याद करेंगे तभी हमारी भावी पीढ़ी भी उनको याद कर पाएगी। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर हम इस नैतिक जिम्मेवारी को अगर हमने उठा लिया तो राजकुमार शुक्ल हमेशा इतिहास में याद किए जाएंगे। नहीं तो जैसे हमारे प्रोफेशनल इतिहासकारों ने अपनी किताबों से उनको याद कर दिया, उसी तरह समाज भी अपने
मन मस्तिष्क से उनको बाहर कर देगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, और अगर किसी ने नहीं कुछ किया है तो ये दोष भी हमारा ही है। जी जी जी। एक डाक टिकट भी जारी हुआ था, एक तो 300 ऐसे 300 का था डाक टिकट उनपे। नहीं तो देखिए, डाक टिकटों का क्या होता है, अभी मुजफ्फरपुर में एक बड़े क्रांतिकारी हुए थे, उनके नाम पर वो सफी दाऊदी के फैमिली से वो रिलेटेड हैं, उनके नाम पर माल गोदाम से लेके कल्याणी तक के रास्ते का नाम रखा गया। जी जी। और वारिश अली साहब, और सिर्फ नाम रखा गया, कभी वो इस्तेमाल में नहीं आया और वो सारी चीजें समाप्त हो गई। तो मेरा ये कहना है कि डाक टिकट निकालना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कुछ तो याद की थी सरकार ने, कुछ तो उन्हें याद किया, शुक्ल जी के नाम का डाक टिकट जारी किया, और भी काम होने चाहिए थे। नहीं, जमीनी काम होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज बगहा में जो गवर्नमेंट कॉलेज बना है, सरकार ने 4 अभी डिग्री कॉलेज बनाए हैं, तो आपने सरकार ने जब बनाया तो आप ये देखते कि पश्चिमी चंपारण का एक ऐसा जुझारू नेता था आपके बीच में, जो गांधी को लाया, जिस गांधी के चंपारण आंदोलन पर 1 साल आपने कार्यक्रम किया है। क्या बगहा के उस महाविद्यालय का नाम पंडित राजकुमार शुक्ला के नाम पर नहीं किया जा सकता है? कम से कम उससे निकलने वाले बच्चे, उसमें पढ़ने वाले बच्चे, उस नाम की चर्चा जहां जहां होती, लोग ये जानने की कोशिश तो करते कि ये राजकुमार शुक्ल हैं कौन। अभी मुजफ्फरपुर की हालत ये है कि MP सिन्हा साइंस कॉलेज, महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज नाम है, और किसी को ये पता नहीं है कि नॉर्थ बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने में महेश प्रसाद सिंह की कितनी प्रबल भूमिका रही। उस कॉलेज का छात्र भी नहीं जानता है कि महेश प्रसाद सिंह कौन है, एक मूर्ति लगी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि मूर्ति स्थापित कर देने से, डाक टिकट जारी करने से ठीक है, आपने उनको सम्मान दिया, लेकिन असल सम्मान तब होगा जब वो लोगों के जेहन में आवे, लोगों के दिलो दिमाग में उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान, वो एक तरह से वो आच्छादित हो, उसको आप एस्टैब्लिश कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है। आज हम बहुत सारी चर्चा आपसे समझे और बहुत कुछ जानकारी मिली, जो जानकारी और भी निकल के आएगी, आगे हम और भी बात करेंगे इस पूरी परिचर्चा का। जो आज हमारा विषय था सर कि चंपारण सत्याग्रह और पंडित राजकुमार शुक्ल जी का जो योगदान था, एक दूसरे के दोनों पर्याय थे, तो ये यहाँ तक हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पे परिवार जो उनके हैं, जो राजकुमार शुक्ल के परिवार हैं, सदस्य हैं, उनको भी याद करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। जैसे कि 100 साल का भी जब ये मनाया गया था जन्म जयंती, तो भी ये सब कुछ उदासीनता दिखाई देती है, समाज की भी, हमारी, आपकी, सरकार की, सबकी मिली जुली ये उदासीनता को दूर करने की जरूरत है। और आज का ये विषय बहुत ही गंभीर विषय था, और एक आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये अपने शब्द यही कहना चाहूंगी कि जी बोले सर। ये केवल अंतिम बात, एक बात मैं कह दूं कि उनके परिवारजन को ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन के अंतिम समय तक आते आते राजकुमार नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि समाज को, समाज और सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की और हमारी, आपकी, समाज की और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो जमीन तैयार किए आंदोलन का, जिनका नाम आज जितना बड़ा होना चाहिए था, उतनी उदासीनता क्यों है, इतनी उदासीनता हमारे और समाज की, सरकार की क्यों है? उनके परिवार को ढूंढ के उनके परिवार की भी खोज खबर लेनी चाहिए और उन्हें भी शामिल करनी चाहिए थी। जब हम जयंती समारोह मनाते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं या किसी भी तरह, तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उनके परिवार के सदस्य को भी शामिल करना चाहिए था। ये तो जब हमने 100 आज तो 145, हाँ जी बताएं। एक ही लड़की
को सिर्फ एक ही लड़की थी और उनका जो दामाद था उसको कोई नौकरी नहीं थी। जब 1929 में उनकी मौत होती है तो वह एमन जिसने उनके घर को समाप्त कर दिया था, उन पर 1000 तरह के केस लगा दिए थे, यहाँ तक कि शुक्ला जी पर ये कि ये मछली की चोरी करते हैं, उनकी पिटाई करवाई थी। उस एमन को जब जानकारी मिली, गन्ने से भी पिटाई की थी जो उनके पेट में चोट लगी थी। जी, तो उस एमन ने भी ये कहा कि चंपारण का एक मर्द अब हमारे बीच में नहीं रहा और बीच में नहीं रहा। उन्होंने उनके पास बहुत बड़ा वो उनका जो सोच था, उनकी जो सोच थी वो उन्हें कितना सम्मान दे रहा था। बिल्कुल सही कहा सर। तो जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु था वह भी मानता था कि राजकुमार शुक्ल एक मर्द थे और उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार कैसे चले, तो उन्होंने उसके दामाद को एक नौकरी भी दिलवाई थी, भले ही वो थोड़ा बहुत रेट की नौकरी थी लेकिन तो मेरा ये कहना है कि उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, अपनी धन संपत्ति नहीं रही, उनके पास उनका कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी, आज किस स्थिति में है, उसके बाल बच्चे कैसे हैं किसी को पता नहीं। सतवरिया गांव को छोड़ चुके थे उस समय तक। तो जब हम मान के चलते हैं कि उन्होंने समाज के लिए किया, तो यह समाज एक उनकी सोच की बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। उन्होंने बेटी नहीं मुखाग्नि दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़े विचार के धनी थे। वो तो हमारी धरती वैसी रही है, हम लोगों ने कभी भी ये बेटा बेटी और जाति वर्ण ये सारे झंझट तो अब शुरू हुए हैं, नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये बिहार है और यहाँ तो कोई बाहर का भी आया, वो कौन सा था, मौर्य था और क्या था, उसको भी राज सत्ता देके हमने क्षत्रिय बना दिया और राज व्यवस्था उसको दे दी। तो ये बिहार है, इसमें देने वाले की कमी नहीं होती है। ये तो वो बिहार है जहां पर जब विनोबा आए, आज तो 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है, विनोबा ने केवल हाथ पसारा तो लाखों एकड़ जमीन उसको उनको गांव वालों ने दे दी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जमीन दे दी विनोबा को। तो बिहार में देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बिहार में लेने वाले लोगों की पात्रता कम हो गई है। समाज के लिए कुछ करने वालों का आगे बढ़ के वो जो उदात्त भाव से समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है वो समाप्त हो गया है। हम व्यक्तिवादी ज्यादा होते चले गए हैं, दूसरे का मीन मेख निकालना हमारा काम रह गया है और वही नतीजा है कि हमारे बीच से अब कोई राजकुमार शुक्ल पैदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है। राजकुमार शुक्ल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची जो हम आज 145 जन्म जयंती के मौके पर चर्चा कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, तो उन्हें उनके परिवार को ढूंढ के उनके परिवार को सम्मान देना, उनके सुख दुख को देखना और उनके जो कार्य रहे, जो उन्होंने जमीन तैयार की, उस जमीन को, उनके विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी पंडित राजकुमार शुक्ल जी को कि हम उनके विचारों को समझें, उनकी जो आत्मशक्ति थी, जो दृढ़ता थी, जो उन्होंने जमीन तैयार की, इन सभी बातों का तभी कोई मायने निकल पाएगा जब हम आप व्यक्तिगत तौर पे भी और समाज, सरकार सभी मिलकर के उनके कहे हुए और जमीन जो तैयार किया था उस पर एक कार्य रूप जो है उसे सही तरीके से कार्यान्वित होगी, तभी उनको याद करने का कोई फायदा होगा और सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सम्मान होगा उनके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी तमाम जुड़े दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद।